बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। पाकिस्तान के मारूजी और इस वक्त मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ और मामलात जो हैं, कुछ अदालती मामलात और कुछ सियासी मामलात, दोनों इस वक्त बॉइलिंग पॉइंट पे नज़र आ रहे हैं। उसकी वजूहात में कुछ तरमीम के मामलात और उससे एसोसिएटेड एक फ़ैसला, अहम फ़ैसला था जो आ चुका है, जो 5 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और 63A के हवाले से 63A का मसला ये था कि जो मुनहरिफ अरकान हैं, क्या उनका वोट काउंट होगा कि नहीं काउंट होगा। उसके हवाले से पहले जब कहा गया, बंदियाल साहब की जब कोर्ट थी तो किसी के हक़ में आता था तो किसी के ख़िलाफ़ आता था, शोर मचता रहा। उसके लिए कहा यह जा रहा है कि रिवाइज़ करने के लिए दोबारा रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी, जो कि ये भी कहा जा रहा है बादियों नज़र में कि वो टाइम बार्ड हो चुकी थी, उसका अब के हालात व वाक़यात से ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन सिर्फ आइनी तशरीह के हवाले से उसको दोबारा सुना गया और उस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया। यानी कि उस 63A के वजाहत ये आई कि जो मुनहरिफ अराकीन है उनका वोट काउंट किया जाएगा। अब फिर एक बहस छिड़ गई है कि जी ये भी आइन से मावरा फैसला किया गया है। तो आइन को बनाने वाले पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उसके कस्टोडियन कोर्ट्स के हवाले से जजिस की बात की जाती है और वकला उसके अंदर एक अहम मावनत के लिए राय फराहम करते हैं। यही कुछ देखा हमने पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के हवाले से। उनके जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, उन्होंने वॉकआउट भी कर दिया, उनकी बड़ी तवील बहस होती रही। ये मामलात उसके बाद आइनी तरमीम कहा यह जा रहा है कि इस महीने में हो जाएगी, हो जाती हैं जी। जब हमने तरमीम होने देखी या होनी की कोशिश की, करवाने की कोशिश की गई या होनी थी तो करवा ली गई। तो अभी भी ये मामला इसी तरह हो जाएगा क्योंकि इसके साथ लिंक जो फैसला था वो तो आ चुका। अब मामलात कहाँ जाएंगे? वकला की जानिब से एक तहरीक का आगाज़ किया गया। इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद की जो सेशन कोर्ट की बार है उसके हवाले से, इस्लामाबाद बार के हवाले से भी ऐलान किया गया और दीगर वकला की जो बॉडीज़ हैं उनकी तरफ से भी इसके अंदर मुतहरिक होने की बात की गई। एक बाकायदा जिसे कहते हैं 7 अक्टूबर को एक तहरीक शुरू करने की बात की गई है। कुछ मामलात बिगड़ते नज़र आए, फिर आज कुछ हड़ताल और ऐलान एहतजाज का तहरीक इंसाफ की जानिब से दिया गया, जो कि एक बड़ा अफसोसनाक इस लिहाज से नज़र आता है कि अगर ये फैसला भी बाद में आ जाता और ये एहतजाज भी बाद में हो जाता तो एक डिग्निटरी, ख़ास तौर पर एक वज़ीर आज़म दूसरे मुल्क के पाकिस्तान मौजूद है, उनके सामने जो कुछ कंटेनर सिटी और जिस तरह रास्ते बंद किए गए इसको बनाया जाता है। और आगे SCO की एक अहम कॉन्फ्रेंस है, सऊदी वफूद ने भी आना है इन्वेस्टमेंट के हवाले से पाकिस्तान में, तो उससे इसको रिलेट किया जा रहा है। क्या हुकूमत के लिए आइनी तरमीम की राह हमवार होगी? नंबर के पूरे हो गए, अब तो हो जाएंगे मेरे ख्याल से कि हमारे सियासतदान की तारीख जो है, चाहे वो सेनेट के अंदर सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात की बात की जाए या किसी और मामले में भी की जाए तो वो मामलात आ जाते। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया तो नंबर गेम तो फिर मेरे ख्याल से वहाँ पर रुकती नज़र आती है, लेकिन दूसरे अंदाज में पूरी होती नज़र आएगी। और आइनी अदालत का क़याम कितना ज़रूरी है, यह हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में इस बात पर चीखते रहे कि आम आदमी को इंसाफ के हसूल के अंदर रुकावट नज़र आती है कि जब भी ये सियासी मामलात सुपरसीड कर जाते हैं और वो तरजीहात में शामिल हो जाते हैं तो आम अदालतों में हमने देखा कि लोगों के जो मामलात हैं वो अटक जाते हैं, उनको इंसाफ की फराहमी रुक जाती है। मेहमान शुरका का तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ जो मेहमान शुरका हैं हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। रियासत अली आज़ाद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, इस्लामाबाद बार काउंसिल के हाई कोर्ट के ये सदर भी हैं, खुशामदीद कहते हैं आपको। हमारे साथ कमर सब्ज़वारी साहब स्काइप पे मौजूद हैं, सीनियर लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, आप भी, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और कानून के माहिर एक और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एक बड़ी शख्सियत, यानी कि एक बड़ा अहम नाम, हाफिज़ एहसान खोकर साहब सीनियर कानूनदान है, आपको भी हम खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले रियासत अली आज़ाद साहब, आप लोगों का एक भरपूर ऐलान नज़र आया हमें। अलीम अब्बासी भी आपके साथ और कुछ बॉडीज़ इकट्ठे फैसला किया। पहले ये हमें अलग अलग इन लोगों के मामलात नज़र आते थे, बयानात नज़र आते थे। अब क्या देखते हैं 7 अक्टूबर के हवाले से, और ये जो फैसला आया है इसके बाद तो मेरे ख्याल से कोई 500-600 वकील भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, हम एक ही पेज पे थे, लेकिन एहतजाज के हवाले से यानी बार काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे अंदर बिल्कुल इस पे इत्तफाक था, है और रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन हमने एहतजाज का या कन्वेंशन का ऐलान नहीं किया था। जो हमने एक मीटिंग बाज़ाब्ता जिसमें हमने मीटिंग की अपने कायद कमर सब्ज़वारी साहब की क़यादत में, अलीम खान अब्बासी साहब, जुल्फ़कार अब्बासी साहब, काजी आदल साहब, नसीर कियानी साहब, मेम्बरान बार काउंसिल, तो उनकी क़यादत में डिस्ट्रिक्ट बार, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, हम सारे बैठे और फिर हमने ये फ़ैसला किया कि हम एक कन्वेंशन करेंगे और जिसमें हम ये फ़ैसला करेंगे कि हमने आगे जाके फर्दर एजिटेशन किस किस्म की करनी है और किस तरह से करनी है, तहरीक का क्या होगा,
या फर्दर कन्वेंशन करने हैं, कहाँ पे एजिटेशन करनी, कहाँ पे रैली निकालनी। तो ये सारी चीज़ें चूँकि 7 तारीख को दिन 11 बजे जुडिशल कम्प्लेक्स G11 में ये हमारा कन्वेंशन है ऑल पाकिस्तान लॉज, जिसमें तहसील बार, ज़िले बार, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसल और जितनी बार कौंसल्स हैं सूबाई और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, वहाँ के पूरे पाकिस्तान नुमाइंदे जो हैं और वकला जो हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। अब आ जाते हैं इस फैसले की तरफ। मेरी ज़ाती राय में ये है कि जब ये कहा जाता है कि जी चूँकि 63A आर्टिकल के अंदर री राइटिंग की गई है बंदयाल साहब की जजमेंट के अंदर, तो अब जो फैसला आया है वो आइन और कानून के मुताबिक है। मैं पहले तो ये वजाहत कर दूं कि जब उमर अता बंदयाल साहब ने एक फ़ैसला दिया था सूरी की रूलिंग के हवाले से, और उस वक्त की जो PDM की गवर्नमेंट थी उन्होंने उस पर शादियाने बजाए थे, लोगों ने मुबारकबादें दी और उन्होंने आगे से उनकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हमें मुबारकबाद ना दें, ये आइन और कानून की फतह है। उसके अंदर कहाँ लिखा हुआ था सूरी की रूलिंग को सेट साइड कर सकते थे, जो उन्होंने आगे वो दिया था शेड्यूल के इस टाइम इजलास होगा, इस टाइम वोटिंग होगी, वो कहाँ पे था? उसको तो री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा गया था। फिर मजीद उससे कहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अभी एक्ट नहीं हुआ, कोई जुर्म नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट रात 12 बजे अदालत खोल के बैठ जाए, वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक ठीक था। अब जो आर्टिकल 63A के तहत अभी जो उमर बंदयाल साहब की 5 रुकनी बेंच की जजमेंट थी उसको कहते हैं री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, बीच में इसको ऐड कर लीजिए। ये जो लीगल हिचेस हैं या लकूना, जिसको हम टर्मिनोलॉजी में जॉर्गन जो है लीगल टर्म के अंदर, ये लकूनास जो हैं ये कवानीन में सिर्फ यहाँ नहीं बहुत सारी जगहों पे मौजूद हैं। और जब हम बात करते हैं कोर्ट्स के हवाले से, तो रियासत साहब, तो क्या जज अगर फैसला नहीं देगा तो इसके अंदर कौन ऐसा होगा जो इनके ऊपर अपनी राय का इजहार करके इनको बाइंडिंग लॉ बनाए? देखिए, फैसले तो अदलिया ने ही करने होते हैं। अदलिया के फैसले गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं। बिल्कुल इसीलिए गलत होते तो उसके खिलाफ अपील होती है, रिट होती है, मुख्तलिफ जो भी रेमडीज अवेलेबल होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारा पैमाना बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एक होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, या ये होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे हक में आए तो मैं कहूँ आइन और कानून की फतह है और सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, और अगर मेरे खिलाफ आ जाए और मैं कहूँ आइन और कानून के मुनाफी है और सुप्रीम कोर्ट बिक गई है, सुप्रीम कोर्ट। मैं हाफिज साहब को इन्वॉल्व करूंगा। हाफिज एहसान साहब, ये बताइएगा, मैंने जो सवाल किया, आप इसके ऊपर अपना क्या नुक्ता नजर रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम, बात ये है कि बात एक एक केस पे कर ली जाए तो फिर मेरा किसी नतीजे पे हम पहुंचेंगे। जनरलिटी के अंदर बात करना जो है उसके अंदर फिर चीजें किसी और तरफ निकल जाती हैं, सियासी रुख बन जाता है। ठीक, मैं समझ गया। आपने भी ये आर्टिकल 63A के ऊपर, अब आर्टिकल 63A जो है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोसेस पूरा जिक्र है कि 63A किन सूरतों के अंदर लागू होगा, और वो 4 सिचुएशंस है। बार बार इस पर बात की जा चुकी है, चले रेपिटेशन के तौर पे हम कर देते हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, नो कॉन्फिडेंस है अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, उसके बाद आपका फाइनेंस बिल है, और चौथा जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। अब पहली जो 3 सिचुएशंस है वो है ये चारों जो है वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली या सेनेट के लिए है, और बाकी 3 जो हैं जो शुरू वाली है वो प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो आपकी प्रोविंस असेंबली नहीं करती। अब उसके बाद अगर कोई इन 4 सिचुएशंस के अंदर पार्टी की इंस्ट्रक्शंस को वायलेट करता है तो उसके ऊपर एक डिफेक्शन का प्रोसेस है, और वो प्रोसेस ट्रिगर करता है पार्टी हेड जो है वो एक शो कॉज करेगा। अगर पार्टी हेड अपने उस डिफेक्टिव मेंबर के खिलाफ को प्रोसीडिंग इनिशिएट ही नहीं करना चाहता तो आर्टिकल 63A जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर नहीं होता, और वो ट्रिगर उसलिए होना है कि जब उसके अंदर एक्टसरिया या मेंजरिया हो कि आपको कहा गया हो और आपने उस कहे के पर खिलाफ जो है वो आपने वोट डाला हो, और आपका वोट डालेंगे या काउंट होगा तो आपके खिलाफ वो डिफेक्शन प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे एक कबाहत वो भी थी जो लकूना रह गया था, पार्लिमानी हेड की बात की गई थी, पार्टी हेड या पार्लिमानी कमेटी का हेड, उसको भी क्लियर किया गया है। आसिम आगे आता हूँ। उसके बाद हुआ ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, इलेक्शन कमीशन को एक डिक्लेरेशन भिजवाया जाएगा, वो एक फैसला करेगा, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इधर साइड जो अपील कर सकती है। और इस केस आर्टिकल 63A का केस ऑलरेडी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसाइड भी किया हुआ है, और इसी प्रोसेस को उन्होंने फॉलो किया था। अब उसके अंदर ये है कि ये तो आगे वो जो प्रोसेस था, और ये उस वक्त पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 63A की बहस छेड़ी गई
जब पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 8 मार्च को जो है वो पेश किया गया और उसके अंदर ले तो लाल से काम लिया गया और उसके बाद 22 मार्च 2022 को ये रेफरेंस आया। अगर इस रेफरेंस की बिहाइंड का देखा जाए तो वो सारी एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट आपको नजर आएगा कि आर्टिकल 95 का एक प्रोसीडिंग जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टार्ट है और आप एक आर्टिकल 63A का रेफरेंस जो है वो आर्टिकल 186 के नीचे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को भिजवाते हैं। अब अगली आसिम बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, इस फैसले के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वो सारा प्रोसेस जो था वो पार्टी हेड वाला, उसके बाद डिक्लेरेशन वाला, सुप्रीम कोर्ट वाला, आर्टिकल 95 वाला और आर्टिकल 136 जो आपके चीफ मिनिस्टर की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डील करती है, सारे को रिडेंडेंट करके उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स इसका करता है तो उसका वोट भी काउंट नहीं किया जाएगा और उसको डीसीट कर दिया जाएगा। यही आर्टिकल 63A जब 3 माह के बाद पंजाब के अंदर एक इशू आया, डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दी तो उसके ऊपर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक डिफरेंट व्यू ले लिया। वहां के ऊपर पार्टी हेड जो है उसे निकाल दिया गया। आपको याद होगा कि जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था तो चौधरी शुजात हुसैन ने एज ए पार्टी हेड के तौर पे अपने मेंबर्स को इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आपने हमजा शहबाज को जो है वोट देना है, लेकिन उसके अंदर जब दिया गया उनका वोट काउंट नहीं हुआ तो उसके ऊपर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक नई इंटरप्रिटेशन कर दी कि नहीं अब पार्टी हेड नहीं चलेगा, पार्लिमानी पार्टी आएगी और वो पार्लिमानी पार्टी अगर मेजोरिटी के साथ फैसला करती है और वो पार्टी इंस्ट्रक्शंस को वायलेट अगर कर लेती है मेजोरिटी के साथ तो आर्टिकल 63A जो है वो ट्रिगर नहीं आएगा। अब आसिफ इसके अंदर ये है कि आर्टिकल 17 को पहले डिस्कस किया गया, जब पहली जजमेंट आई उस वक्त पार्टी हेड का नाम आ गया। दूसरे सवाल में मैं रखूंगा उसको, दूसरे सवाल में हाफिज साहब रखूंगा। मैं कमर सब्जवारी साहब की तरफ हाफिज साहब जाना चाहूंगा। कमर सब्जवारी साहब, जब हम बात करते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो बना था और उसके ऊपर हमने देखा एक फॉर्मेशन ऑफ जो बेंच होता है उसके ऊपर इन्हीं जज जो चीफ जस्टिस है इस वक्त काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने एक डिसीजन लिया था और उन्होंने कहा था कि जी मैं अपने इख्तियारात सौंपता हूँ, सीनियर जजेस होंगे उसके अंदर। अब ये भी एक एतराज़ उठ रहा है कि उन्होंने ये जो बेंच बनाई है इसमें जस्टिस मंसूर और मुनीब साहब के हवाले से कि उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया और अपने मनपसंद जज रख लिए। तो कानून के हिसाब से अगर देखा जाए, आइन के हिसाब से देखा जाए, जो माजी में प्रैक्टिस होती रही वो तो यही होती रही। हमने देखा कि बंदियाल साहब के साथ जस्टिस एहसान साहब होते थे, क्या दूसरे जो मुज़ाहिर अली नकवी साहब होते थे और 2-3 जज वही फेवरेट होते थे और वही बेंच बना लेते थे और फैसला दे देते थे। तो अब ये क्या है, एजाजुल एहसन साहब हों, मुज़ाहिर नकवी साहब हों, बंदियाल साहब हों, उस वक्त ठीक था, अब है तो इतराज़ क्यों है? नामुदु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद। आसिम साहब आपका, आसिम भाई बल्कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा रहनुमाई वैसे भी फरमाते रहते हैं और मेरे भाई रियासत अली आज़ाद भी यहाँ मौजूद हैं और हाफिज एहसान खोखर साहब भी हमारे सीनियर भी, हम सीखते हैं। सर जहाँ तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का ताल्लुक था, एक्ट पास हुआ और उसमें बड़े मोटिवेशन से पीडीएम की हुकूमत ने भी उसको परसू किया। जब वो हेयरिंग्स अगर आप देखें, और वो हेयरिंग्स अवेलेबल हैं जहाँ पर वो करते हुए फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कहा गया कि ये, और हेल किया गया कि ये एक न्यू एरा है, मास्टर ऑफ रोस्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और कमेटी उसका फैसला करेगी। और फिर वो कुछ चल नहीं पाया प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। तो अब तकरीबन 1 माह से कम अरसे पहले जो ऑर्डिनेंस आया और उसके तहत फिर कहा गया कि जी अपनी मर्जी से जो है चीफ जस्टिस साहब अगर कोई रिप्लेस करना चाहें तो एक जज को रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो लेजिस्लेशन जो पहले हुई थी जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, और जो अब भी ऑर्डिनेंस आया है, हम कहीं ना कहीं जकड़े हुए हैं शख्सियत परस्ती में और उसी से फिर हमें दिक्कत होती है। जबकि लेजिस्लेशन हमेशा मारूजी हालात को सामने रख के की जाती है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज हो, चाहे वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन हो। जैसे ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है कि केसेस की फिक्सेशन कैसे होगी, ये प्रेसिडेंट बन चुका है ना। देखिए ये कमर साहब प्रेसिडेंट बन चुका है ना। मैं वही बात कर रहा हूं कि एक नए कानून को बनाने के बाद हम इसके ऊपर मनोअन अमल दरामद करने के लिए फौरन बात करें तो यहाँ पे शख्सियत पसंदी की बात तो सिर्फ एक किसी के ऊपर हम नहीं लागू कर सकते, वो तो माजी से होता आ रहा है। हम सिर्फ जी मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ और यही कहता हूँ कि जी ये एक के किसी ऊपर नहीं लिख। कामर साहब आपकी आवाज़, मेरे ख्याल से सिग्नल्स का इशू है, आपकी आवाज़ आना रुक गई है।
मैं रियासत अली आज़ाद साहब आपकी तरफ आऊँगा। मैं इसी सवाल को आपकी तरफ टॉस करता हूँ कि आप समझते हैं कि इसमें ये भी एक हुज्जत इत्माम के तौर पर इसको आप लोग अगर कहें कि जी नहीं मनपसंद जज बिठा के फैसला दे दिया गया, तो मेरे ख्याल है कि फिर सियासत को और अदालत को हमें अलग रखना चाहिए था, जो कि हम नहीं रख पा रहे। नहीं, हम तो ये नहीं कहते, मेरा व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा व्यू ये है कि जो आइन के अंदर लिखा हुआ है उसका मैंडेट अपनी जगह पे। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जहां तक तल्लक है उसके अंदर बिल्कुल जैसे कमर सब्जवारी साहब फरमा रहे थे कि वो कमेटी को दे दिए गए। कमेटी के बाद ये बिल्कुल कैटेगरिकली उसके अंदर मेंशन था कि जी 3 जजेज होंगे, सीनियर तरीन जज होंगे, लेकिन अगर कोई बैठना ना चाहे, अगर कोई बैठना ना चाहे नेक्स्ट सीनियर उसको मतलब वो। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसमें काजी साहब के बाद मंसूर साहब और मुनीर साहब आ गए, तो वो माइनॉरिटी व्यू में चले गए। तो उसमें गवर्नमेंट जरा अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, तो उन्होंने ऑर्डिनेंस लिया। ऑर्डिनेंस में उन्होंने एक जो लेके आए उसमें तो उन्होंने बिल्कुल सारा उसका वो कर दिया, चेंज कर दिया उसका। जब तक मेन सीनियर आदमी अवेलेबल है तो वो 2 जजेस तो कमेटी का वो फैसला कर नहीं सकते। फिर वो उसका बेंच का तश्कील देना, यानी बुनियादी तौर पे ये चीज़ है, law required a thing to be done in that manner which has been prescribed by the law। अगर आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को देख लें या ऑर्डिनेंस को देख लें तो उसके अंदर जो इस वक्त रिव्यू सुना गया उसके अंदर वो कमेटी ही एज पर कॉन्स्टिट्यूशन उसका कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ, और उसके बाद जो आगे बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है वो भी एज पर लॉ नहीं है। और इसके तनाजुर में 2 जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। एक है PLD 1972 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 139 और एक 2007 है PLD सुप्रीम कोर्ट। ये रेफरेंसेस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या समझते हैं? उसमें मैं समझता हूं कि जो फैसला भी रिव्यू में किया गया है ये रिव्यू हो जाएगा दोबारा, इशू है, ठीक है। मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है चूंकि कमेटी भी गलत, उसके बाद बेंच भी गलत बना है। तो उसमें ये होल्ड किया गया जो 2 जजमेंट्स मैंने कहा कि अगर बुनियाद गलत आपकी राय में उसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर होगा या जितने ऑर्डर होंगे वो इलीगल तस्वर किए जाए। जी, मैं वक्फे की तरफ बढ़ूंगा। इसमें मजीद और सवालात हैं जिसमें हम कुछ कानूनी जो हिचेस हैं या फिर लकूनाज हैं उनका डिस्कशन करके इस चीज़ को तय करना चाहेंगे कि क्या इसके ऊपर कुछ और मामलात को भी ओवर शेडो होता हुआ हम देख रहे हैं जिसमें सियासी मामलात भी आते हैं। नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम न्यूज़ 1 टुनाइट में। मैं कमर साहब, आपकी आवाज़ का कुछ प्रॉब्लम सिग्नल्स का आ गया था, आपकी तरफ बढ़ूंगा। ये जो प्रोसीजर था ख़ास तौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से, इतराज़ 63A के हवाले से, बेंच की तश्कील के हवाले से, मैंने अभी रियासत साहब से भी इसका सवाल पूछा। मैं चाहूँगा इस पर आपकी भी राय ली जाए, और जो फैसले होंगे या मतलब अभी जो हो रहे हैं और उसके बाद जो होने हैं और मज़ीद आगे मामलात बढ़ेंगे, आप समझते हैं कि इनको चैलेंज करेंगे? क्योंकि अब तो ये भी हो गया है कि जो केस पहले होगा वो पहले सुना जाएगा, बजाय इसके कि कोई सियासी मामले की एप्लीकेशन है तो उसको आपने गो स्लो के प्रोसीजर में रख देना है। ये भी एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। सर, जहां तक सवाल है कि 63A जो फैसला अब आया है, तो मैं ही समझता हूँ सर कि वो दुरुस्त सिमत में एक कदम है, और बहरहाल वक्त बताएगा कि कैसे है और कितना है। हाफिज एहसान अहमद खोखर साहब ने 63A के फैसले पर बहुत रोशनी डाली, और उसमें ऑथर जज ने पहले जो रिव्यू किया गया तो पहले ऑथर जज ने उस रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन किया कि ना उसका वोट गिना जाएगा और वो डिस्क्वालिफाइड तस्वुर होगा। तो सजा एक होती है, ऐसी चीज सजा एक होती है, बिल्कुल ठीक है। जो 2010 से कबल मौजूद थी, और 2010 में 18वीं तरमीम में उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। और बहरहाल जब उसने कदम उठाया, और सिर्फ सजा भी इन द सेंस ये है ना कि वो शख्स जो ऐसा करेगा वो जब डिस्क्वालिफाइड होगा तो फिर अपने इलेक्टोरल कॉलेज के पास जाएगा और वो उसको सजा ये देगा कि अगर वो उसने जो वोट दिया और वो समझता है कि उसने गलत दिया और ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक नहीं दिया तो वो इलेक्ट नहीं होगा, और अगर ज़मीर के मुताबिक दिया तो वो इलेक्ट होकर ऐवान में वापस आ जाएगा और अपने इलेक्टोरल कॉलेज या अपने हल्के के अवाम की नुमाइंदगी करेगा। और जहाँ तक दूसरा बात है, तो मैंने जैसे अर्ज किया सर कि मारूजी हालात में ही की जानी चाहिए। अब चूंकि जल्दबाजी में की गई लेजिस्लेशन, पहले भी जल्दबाजी में की गई, फिर उस पर एक फैसला आ गया, लेकिन फिर ऐसा सर्कमस्टांसेस अराइज हुए कि फिर ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, फिर वो क्वेश्चन रेज करता है। होना ही ये चाहिए, और ये तय है हमारे सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में, ये दर्ज है, और ये होना ही ये चाहिए कि जो केस पहले जो आया है उसकी समाअत पहले हो ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले। अब यहाँ पर हम तीनों, जो मेरे 2 सीनियर भी मौजूद हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं, तो आप देख लीजिए कि बहुत सारे अशखास हैं
खासतौर पर क्रिमिनल मैटर्स में 3-3, 4-4, 6-6 साल से सुनवाई नहीं हो रही है। और अगर 6 साल बाद ये कोर्ट फैसला करती है कि वो शख्स जिसको कोई सजा हुई हुई और वो बिहाइंड दी बार्स था, तो उसके 6 साल की कॉम्पनसेशन का कौन फैसला करेगा? इसी तरह कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि जब कामर केस साहब दायर हो 19 साल बाद केस की सुनवाई हुई और पूछा गया तो पता चला वो बंदा बेगुनाह है, फैसला दिया गया, पता चला वो तो मर चुका है जेल के अंदर ही, या उसको फांसी हो चुकी थी। तो ये तो एक ऐसी नाइंसाफी है अवाम के साथ, जो कि हम बहुत अरसे से चीख रहे हैं कि सियासी एक आईनी कोर्ट्स का अलग एहतमाम कर दिया जाए ताकि सियासी जो मसाइल हैं उनको वहां पे तय किया जाए। तो अगर वो कर दिया जाए, लेकिन पता तो चले ना कैसे कर रहे हैं। अगर उसमें भी हमारे बुनियादी हकूक सलब कर लिए जाएं, जो कि बुनियादी हकूक असल में भी सलब नहीं किए गए, वहां पर भी कोर्टों पे कईयों पर कोर्ट्स पर खौफ तारी था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये हकूक ना एब्रिज किए जाएंगे, ना ट्रंकेट किए जाएंगे, और माशाल्लाह हुकूमतों में भी वो हमारे बुनियादी हकूक में मैसर है। अगर वो हमें खत्म कर दिए जाएंगे तो आईनी अदालत भी तो फिर एक डमी अदालत होगी ना जी। और फिर उसकी अपॉइंटमेंट का तरीका कि वो हाकिम वक्त को अगर वो प्लीज नहीं कर पाएगी, इन चीजों को हटते हुए देखिए ना, आज ये हुकूमत में जरूरी नहीं है, सदा बादशाही तो सोने रब की है, जरूरी नहीं है कि ये आगे भी हुकूमत में रहें। तो कल जब ये रिसीविंग एंड पर आएंगे तो फिर इनको यही चीजें बुरी लगेंगी। प्रैक्टिस एंड होता यही है कि जो कानून बनाते हैं उसी में फंसते हैं वो। ये पाकिस्तान की तारीख है, बेरहम किस्म की तारीख है सियासी। ये सबको अपनी हुकूमत में याद नहीं रहता कि वहां भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो बुरा लगने लग गया और ऑर्डिनेंस आया। ठीक है हाफिज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। हाफिज साहब, अभी हम इस पे बहस कर रहे हैं, एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की भी बात आ गई, दूसरा आईनी कोर्ट की बात आ गई। मामलात इस वक्त इस्लामाबाद और पाकिस्तान को अगर देखें तो दोबारा मैदान कारजार बना हुआ है। एक जमात का बस एक ही मौक़िफ़ है कि मैं ना मानूं और बस एक डंडे के ज़ोर के ऊपर हमने चढ़ाई कर देनी है। आप समझते हैं कि इस वक्त अदालती मामलात को थोड़ा सा मौखर कर देना चाहिए था इन हालात में, जब एक अहम रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस है, SCO कॉन्फ्रेंस आ रही है, एक अहम शख्सियत पाकिस्तान में आई हुई है, कुछ वफूद ने आना है, कैसे देखते हैं आप? जहाँ से मैं एक तो बात ये है कि पाकिस्तान की जो है वो इतनी शानदार नहीं है कि जिसको आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल या उसके बाद आपके जो दूसरे फैसले हैं उनके अंदर बड़ा नाम कमाया है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है या हाई कोर्ट्स का, वो शुरू दिन के अंदर से उसके अंदर आपको बड़े लूप होल्स नजर आएंगे और वो चीजें जो है आपको आज तक नजर आ रही हैं। एक दूसरा ये है कि चूंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर पॉलिटिक्स जो है वो पहले दिन से इसके अंदर आई हुई है, और अगर आप मुख्तलिफ अदवार के अंदर देखें तो आपको मखसूस किस्म के जजेस भी आपको नजर आएंगे और मखसूस किस्म की जजमेंट्स भी नजर आएंगी। तीसरा उस चीज के अंदर यह है कि ये जो मामला असल खराबी की जड़ बना है वो बना ये है कि जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक्सीड ऑफ जुरिसडिक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया है 2002 से ऑनवर्ड से, और वो इसलिए कर दिया कि पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो थी कभी किसी एक्शन को कह देती थी लॉ ऑफ नेसेसिटी है या डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी कहती थी, कभी कहती थी कि नहीं खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन पहली दफा जस्टिस इरशाद हसन ने कहा कि पाकिस्तान का एक डिक्टेटर जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को 3 साल के अंदर अमेंड कर सकता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे फ्लॉज हैं कि जिसके अंदर हम ये इख्तियार जो है पाकिस्तान के एक मिलिट्री डिक्टेटर को देते हैं। उसके बाद मामला जो है जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के पास गया तो उन्होंने हर मामले के अंदर इतनी एक्सीड ऑफ जुरिसडिक्शन कर दी आर्टिकल 184(3) एक पैरेलल गवर्नमेंट थी भाई, मैं तो माजरत के साथ मैं कहूंगा पैरेलल गवर्नमेंट थी, ना ब्यूरोक्रेसी काम कर रही थी ना एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने दिया जा रहा था। आसिम, पाकिस्तान का जज और पाकिस्तान का जो वकील है उसे पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों जो है जस्टिस सिस्टम के जो है व्हील्स हैं। अगर जज पॉलिटिशियंस करना स्टार्ट कर देगा तो आपके सामने रिजल्ट आएगा, और अगर वकील पॉलिटिक्स पे आ जाएगा तो फिर भी आपको प्रॉब्लम आएगी, और स्पेशली हमारे बार के लीडर्स को। अब अगला मामला देखते हैं, जब मामला साकिब निसार से आगे चलता गया और पिछले 2 साल के अंदर आपने देखा कि क्या क्या जजमेंट्स आई। एक मुख्तसर सा जुमला इसमें ऐड कर दूं, जब तक हमारे बार के अंदर ये फंड वाला ताल्लुक रहेगा तो सियासत तो आएगी भाई। नहीं आसिम, माजरत के साथ ये हकाइक हैं। आसिम, हमने 2007 के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए एक स्ट्रगल की, ये दोनों मेरे दोस्त बैठे हुए, क्या उस जो स्ट्रगल थी उसका पाकिस्तान के आम आदमी को रिलीफ मिला? के जस्टिस कुछ भी नहीं।
और अभी भी जो है, अभी भी मैं आपको ये बताऊं कि ये एक पर्सनैलिटी क्लैश इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में 2 साल से चल रहा है। अब आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे बात की, क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है वो ये कहता है कि आप एक स्टबन एटीट्यूड कर लें कि मैं किसी मीटिंग में बैठूंगा ही नहीं, ना मैं बाहर निकलूंगा, ना मैं उसके अंदर जाके सिट ऑन करूंगा उस चीज के अंदर, तो फिर आपका क्या ऑप्शन? आप जरा उन 17-18 जो मीटिंग्स आई हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उसके अंदर देखें ना कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ये टॉप के 3 जजेस थे, इनकी जरा आपस में वो रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन देखें कि इन्होंने आपस के अंदर क्या किया है, और फिर आप ये बात करें कि नहीं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर अमेंडमेंट जो आ गई है, अमेंडमेंट आई है इनके उस रवैये की वजह से, और अगर रवैये के अंदर अमेंडमेंट आ गई है तो उसका अल्टीमेटली फैसला किसने करना है? लेकिन हाफिज साहब ये और भी वो फैसला ये इल्जाम भी किसी हद तक लोग जो कह रहे हैं लगाया जा रहा है कि जी सियासी मफादात को देखते हुए चंद मखसूस जमातें जो हैं, जो हुकूमती जमात हैं, पीडीएम की बात करूं, नून लीग की बात करूं, उनकी मंशा के मुताबिक ये काम क्राफ्टिंग की जा रही है। नहीं आसिम नहीं, देखे बात सुने, अगर ये आप आर्टिकल 63A पे चले जाएं, कमर साहब ने आपके सामने कह दिया कि आर्टिकल 63A का फैसला जो है वो मेंटेनेबल नहीं है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने री राइटिंग और रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन किया है। आजाद साहब का टाइमिंग का इशू हो सकता है कि जी टाइमिंग ठीक नहीं है या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर टाइमिंग माइट बी इशू, ठीक है, गलत चीज को सही कर नहीं सकते, लेकिन सही चीज भी गलत वक्त पे करना जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाती है। मैं आजाद साहब आपकी तरफ आऊंगा, मैं आजाद साहब की तरफ आऊंगा। जी भाई, नहीं एक सेकंड आप देखें ना, आप पिक आप मुझे ये बताएं कि 63A की जजमेंट का जो केस स्टार्ट किया गया था, जब आर्टिकल 95 की आपके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस स्टार्ट हुई, तो क्या गवर्नमेंट के लिए मुनासिब था कि वो रेफरेंस फाइल करते? सर मैं एक और रेफरेंस के ऊपर ये जो बात हो रही है, अभी जो केस का फैसला आया इस पे एतराज ये भी उठा रहा है कि ये तो टाइम बार्ड है, इसका तो अभी इस ताल्लुक ही नहीं बनता, जो कि तशरीह करवा दी गई है दोबारा। बहुत सारे इश्यूज उठाया जा सकते हैं, कानून में लकूनास बहुत सारे मौजूद हैं। नहीं देखे ना, बात यह है कि ये मान लेना फिर कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक्सीड भी करती है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिक्स भी है, लेकिन रिट्रीट भी करती है भाई, मेरे रिट्रीट भी करती है। चीनी के हवाले से सुमोटो लिया गया था, वो नहीं इंफॉज हो चुका। बंदियाल साहब के उसमें इलेक्शन अनाउंसमेंट की गई थी, उनका फैसला आया, इलेक्शन भी नहीं हुआ। तो ये मुख्तलिफ मौकों पे हमने कोर्ट को, तो ये कंफ्यूजन है। वो बेंच जो था 9 मेंबर्स से स्टार्ट हुआ और 9 मेंबर्स के अंदर 2 पहले निकल गए जिन्होंने सुओ मोटो लिया, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस नकवी। 2 ने उसके ऊपर जो था वो डिसेंटिंग डिसमिस किया फ्रॉम डे 1 कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है, कि किस तरह मुमकिन है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है उसकी एडवाइस इंडिपेंडेंट तौर पे दी गई है गवर्नर को, और जस्टिस मिनल्ला ने और जस्टिस याहिया अफरीदी ने पहले दिन उसको डिसमिस किया और उसके बाद मामला चला गया जस्टिस मंसूर को बाद के अंदर अपने आप को रिक्यूजल कर ली। वो 4 मेंबर्स का फैसला आज भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों भाई प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, मैं इसको कंक्लूड करना चाह रहा हूं, मैं रियासत अली आजाद साहब की भी इसमें फीडबैक लेना चाह रहा हूं। रियासत साहब, आप इन मामलात को कहां देखते हैं? हल क्या समझते हैं आप? समझते हैं कि इसमें कोई कंसेंसस, कोई जजेस की एक और कमेटी बनाई जाए जो मफाहमत कराए आपस में, क्योंकि इख्तलाफात तो खुल के सामने आ गए? नहीं देखिए, इसमें जो नीयत है ना वो बहुत मैटर करती है। टाइमिंग, नीयत का तो देखिए अल्लाह ही जानता है ना, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है। देखिए, जब आपका सरबराह एक अदलिया का बैठा हुआ है, अगर वो अपनी नेक नीति से ये सारे मामलात और इम्पार्शियलिटी और विदाउट प्रिजुडिस टू एनी पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी वो ना हो, तो मेरे ख्याल में पहले वाला जो एक बंदे के पास अख्तियार था उसमें भी कोई कबात नहीं थी। उसमें रीज़न है कि आप उसको अगर अपनी स्वीट विल और विश के मुताबिक इस्तेमाल करते तो लोगों को एतराज़ होता है। अगर आप एज अ होल इन जनरल और बिल्कुल अप टू दी मार्क मेरिट पे और बिल्कुल नेक नीति के साथ अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं तो कोई नहीं। वैसे तो आप जो मर्जी बना लें, जितने मर्जी ऑर्डिनेंस ले आए, जितने मर्जी एक्ट ले आए, जितने मर्जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ले आए, जब आपकी नीयत ही ठीक नहीं होगी, जब आपके अंदर ये क्लैश होगा कि मैं बॉस हूँ, मेरी बात मानी जाए, या मैं इसको फेवर करना चाहता हूँ, मैं इसको, जब ऐसी आपकी सोच होगी तो फिर मामला ठीक नहीं चलते। ला कोई भी बुरा नहीं होता, ला की इम्प्लीमेंटेशन उसको अच्छा या बुरा बनाती है। ये बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह ये चीज़ यहाँ है। इसका हल सिर्फ ये है
कि जब आप इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री और एज पर मैंडेट ऑफ द लॉ एंड एज पर द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप चीजों को लेके चलते हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें ऐसी बात ही नहीं है। जब एक जज साहब बैठ के, आसिम भाई मैं बात करता हूं, जब एक जज साहब बैठ के कमेंट करेंगे, कोई सबका प्रीवियस कुछ चीजों को उसके साथ जोड़ेंगे, तो डेफिनेटली फिर लोग दूसरे जो है वो कहते हैं कि ये तो फलां की तरफ प्रिजुडिस है, इसकी तरफ प्रिजुडिस है। तो जज का काम ये नहीं है, जज के पास सिर्फ 3 जुमले का अख्तियार है कि एक पार्टी को सुने, उन्हें कहें कि आप फरमाएं, फिर दूसरे को कहें कि आप फरमाएं, और तीसरा उन्हें कहना चाहिए कि इंतजार फरमाएं और फैसला आ जाए। जब आप वहां बैठ के डायलॉग बाजी होगी, जब डायलॉग बोलेंगे, तो फिर तो लोग प्रिजुडिस होंगे। आपका केस प्रिजुडिस हो जाता है। हमने यही सुना था जब हम कानून के तालिब इल्म मिलके अभी भी हैं, तो हम यही सुनते थे जजेस के फैसले बोलते हैं, जजेस नहीं बोलते। जी, उनकी जजमेंट्स बोलनी चाहिए, उनकी जजमेंट्स बोलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मामला बिल्कुल उलट है, यानी कि आपके रिमार्क्स के अंदर ही फैसला सामने नजर आ जाता है, जो कि उसको और प्रेजुडिस बना देता है और कंट्रोवर्शियल बना देता है। मैं आपकी तरफ आऊंगा कमर साहब, आप समझते हैं कि हमारे जो अदालती मामलात के अंदर सियासत के रंग की बात की जा रही है, उनके रिमार्क्स जो हैं वो उसको डिफाइन कर देते हैं? जी सर, ऐसे ही है, वो उसको एक सफाई देते हैं अदलिया उसकी कि जी वो लाउड थिंकिंग हो रही होती है। लेकिन अभी तो ये सर कोई तकसीम का मामला शुरू हुआ है तकरीबन गुज़श्ता 7-8 सालों से, और अब बहुत वाज़े तकसीम एक नजर आती है। और सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज हुई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल डिवाइड के एक साइड पर है या दूसरी साइड पर है, क्योंकि उससे आम आदमी का एतमाद ना सिर्फ उठेगा, आखिरी इदारा है इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट, और ऐसे भी चीजों में अनारकी फैलेगी, केओस आएगी, यकीन कम होगा, एतमाद कम होगा, तो वो पूरा अमल जो है वो नुकसानदेह है सबके लिए, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए। तो कोई 7-8 साल गुज़श्ता से चल तो रही थी ये बात, जब हमारी मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी खत्म हुई, चली, और उसके बाद जब खत्म हुई तो तब से ये चल रहा था कि कुछ ना कुछ डिवाइड इधर से उधर। इफ्तिखार चौधरी साहब ने, बहरहाल हम सारों ने उनके लिए कोशिश की और वो वापस रिस्टोर हुए, और उन्होंने कुछ बेहतर तरीके से कोर्ट की, और कोर्ट में यूनाइटेड एक फ्रंट नजर आता था, लेकिन पोलिटिसाइज तब भी हुई थी। और उसके बाद फिर आपस की जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स थे वो उभर के सामने आ गए, जो कि बड़ी नामुनासिब बात है, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करना चाहती है तो फिर इलेक्शन लड़ना बेहतर है, बजाय इसके कि वहां पर बैठकर कोई तस्फिया किया जाए। हाफिज साहब, जनरल इलेक्शन, हाफिज साहब आपके कमेंट्स चाहूंगा, लास्ट कमेंट्स आप क्या कहेंगे? जजेस के रिमार्क्स जो हैं वो कंट्रोवर्शियल बना देते हैं केसेस को। अब आसिम, ये जो आया है ना ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के अंदर 2 चीज और भी आई हैं। एक आया ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट एंटरटेन, और दूसरा इसके अंदर आया है कि जो ये ऑब्जर्वेशंस देंगे वो रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे, और पाकिस्तान का कोई भी शख्स जो है वो आर्टिकल 19A के अंदर जाके उसको ले सकेगा, और उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि केस का फैसला कुछ और आता है और ऑब्जर्वेशंस जो है वो और आती हैं। और ये हमारा प्रॉब्लम जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्रीक्वेंट आ गया है। और दूसरी जो चीज इसके अंदर है आसिम, मैं आपको ये बताऊं कि जितनी पाकिस्तान की इस जस्टिस सिस्टम के अंदर पॉलिटिक्स इन्फ्रिंज कर चुकी है, क्योंकि हमने अपॉइंटमेंट से लेके हमने तो ये भी तय कर लिया है कि 2032 के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा। तो अगर हमने इस लेवल के अंदर उन चीजों पे चले गए हैं, तो इसके लिए फिर हमें को मेजर सर्जरी करनी चाहिए, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि जजेस की अपॉइंटमेंट पर भी सवाल उठ रहा है ना, जजेस की अपॉइंटमेंट पे भी इसीलिए सवाल उठ रहा है, तो आप समझते हैं कि उसको भी प्रोसीजर को चेंज हो जाना चाहिए? यही तो वो क्वेश्चन मार्क है ना, कि जब आप अपने चेंबर से लेके आएंगे, हमारे दोस्त ऐसे जज बनते हैं जिनको हम कभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं देखते, हम उन्हें कभी फ्रीक्वेंट हाई कोर्ट्स के अंदर नहीं देखते, जज बनता बात के अंदर है और उसका सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस डिग्रियों तक बात चली गई है भाई कि उनकी डिग्री जाली थी, यहां तक मामला आ रहा है। ये हैरानकुन एक सूरत हाल है। मतलब हम पाकिस्तान का मतलब क्या इमेज लेके जाते हैं आगे फिर? नहीं, इसीलिए तो 140 में से 130 नंबर पे तो पहुंचे हुए हैं। इससे नीचे इमेज क्या होगा कि साउथ एशिया के अंदर हम नेपाल और भूटान से नीचे चले गए हैं। हमारे इंडेक्स आप देख लें, उसके बाद आप देख लें कि हमारी जुडिशियल डिलीवरेंस देख लें कि हमारे जजेस हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जो है उनका आवाम के अंदर जाके परसेप्शन पूछ लेना। बार एसोसिएशन बैठी हुई है, आप उनसे जाके क्या परसेप्शन है।
या डिलीवरेंस किस लेवल के अंदर है कि एक आदमी, गरीब आदमी जो है वो चल के आता है और यहाँ पे परसेप्शन 70 से 80% ये जी है कि आपकी केस की लास्ट मिनट है, मैं हाफिज साहब, मैं रियासत अली आजाद साहब से भी कमेंट्स लास्ट लेना चाहूंगा। आपने अभी डिग्री का जिक्र किया तो आप जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के केस में देख लें कि जो सफदर अली शाह साहब थे उनकी मैट्रिक की डिग्री जाली क्यों कर दी गई थी, इसलिए कि उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो के फैसले में डिसेंटिंग नोट दिया था। जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब का जिक्र है तो उन्होंने भी बहुत सारी इलीगल डिमांड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड के आगे नो कहा, इसलिए उनकी डिग्री भी इसी तरह से अलेज की जा रही है और कहते हैं कि इर्रेगुलर है, जाली नहीं है। तो ये बात है कि जब आप कहते हैं कि जी हमारी अदलिया का नंबर 140 है या 139 है तो उसके पीछे भी रीजन है कि कितनी इंटरवेंशन हुई है हमारे इस निज़ाम के अंदर। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया रियासत अली आजाद साहब। अदलिया को उस तरह से काम करने ही नहीं दिया गया, इसलिए अदलिया का नंबर नीचे गया। कमर सब्जवारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब बढ़ूंगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन करें ब्रिगेडियर राइट हारिस नवाज साहब, और उसके अलावा हसन अयूब हमारे साथ हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे कुलीग हैं। आप दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुल्क के मारूजी हालात जो हैं, हम देख रहे हैं कि SCO कॉन्फ्रेंस, सऊदी डेलीगेशन, उसके बाद एक डिग्नेटरी अभी पाकिस्तान में मौजूद थी। जो इस वक्त हम हालात और जो डिपिक हो रहा है पूरी दुनिया में, क्योंकि हमारी बैनुल-अक़वामी कुछ दोस्तों से बात हो रही थी जो सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहा यह कि जो पाकिस्तान में हो रहा है ये क्या हो रहा है। आपका इमेज, यानी कि इकॉनमी आपकी पहले ही तबाह हुई हुई है और उसके बाद आप इसमें बड़ी मुश्किल से इन्वेस्टमेंट जो SIFC के तहत ला रहे हैं और काम कर रहे हैं, ग्रीन इनिशिएटिव चल रहा है, लेकिन ये जो कुछ है इसको कैसे रोकेंगे? आपके सियासतदानों को ये बात क्यों नहीं समझ आती? तो इन हालात में तो दहशतगर्दी के वाक़यात भी ट्रिगर हो सकते हैं। हारिस साहब, आप कैसे देखते हैं कि इसको किस तरह निपटा जाए? जो इस वक्त इस्लामाबाद को कहा मैदान कारजार बनाया गया, गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर दोबारा ये सूरत हाल है। देखें, बात यह है कि इस वक्त आपके सामने मुल्क में एटलीस्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है। उसके बाद अभी आपके सामने जो है वो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, अभी रिसेंटली आ रहा है डेलीगेशन सऊदी अरब का आ रहा है। स्टॉक एक्सचेंज 83,000 पे जाके पहुंची हुई है। आपको वर्ल्ड बैंक, IMF ने आपको $7 बिलियन का 3 साल का इकोनॉमिक पैकेज भी दे दिया। दिस शोज कि वो भी रिकग्नाइज कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर बेटर। उसके बाद आप SCO आपकी 15-16 से है। कोई पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी आई डोंट थिंक कि कभी ऐसी करेगी कि इन दिनों में आप 17 अक्टूबर के बाद जो मर्जी करें, आपको इजाजत मिलती है तो नहीं मिलती है, वट एवर यू हैव ऑल द राइट टू डू इट, बट प्लीज डोंट डू दिस एट दिस टाइम। अभी आपके सामने अगर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर इज कमिंग मीन्स के पाकिस्तान में नाउ वो पाकिस्तान को क्रेडिबल कर रहे हैं, दे फील कि ये अभी मुल्क में बेहतरी आ रही है एंड दे आल्सो वांट टू नॉर्मलाइज पाकिस्तान रिलेशन के साथ। इस मौके पे जो आज तमाशा हो रहा है, आप मुझे बताइए कि ये क्या मैसेज आ रहा है दुनिया में कि पाकिस्तान इज पोलिटिकली अनस्टेबल, पाकिस्तान इज सिक्योरिटी वाइज अनस्टेबल, पाकिस्तान में कोऑपरेशन नहीं है और इसलिए पाकिस्तान में खुदा न खास्ता अगर कोई ये कहेंगे कि वी डोंट वांट टू कम, आपकी कितनी खफत होगी। जैसे 2014 में आपके चाइनीज प्रेसिडेंट ने यहाँ आके अपने दौरे का जो कैंसिल कर दिया था। तो इन कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए आई थॉट कि पोलिटिकल पार्टी पे जो PTI है उनके बानी जो है ही विल सेंस प्रिवेल करेगी एंड ही विल से कि नहीं ठीक है, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि वेयर वी आर हेडिंग। इतनी इंपॉर्टेंट इश्यूज आ रहे हैं और आपको चाहिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आपके पास लीगल रेमेडी है। आप 45 फॉर्म की बात करते हैं, 47, प्लीज गो एंड कंटेस्ट योर इन द इलेक्शन कमीशन में एंड ऑन हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एंड गेट रेमेडी एंड गो वापस आए असेंबली में आके पॉलिटिकल तरीके से, जमहूरी तरीके से वहाँ पर ऑपोजिशन का रोल अदा करें और फिर अपने अगर मेजॉरिटी बनती है तो आप ब्रिंग पॉलिटिकल जमहूरियत तरीके से डेमोक्रेटिक चेंज लें, बट यू कांट अफोर्ड टू डू ऑल दिस। ये पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है। यकीन करें, हमारे मुल्क को इस वक्त जितनी चीफ आर्मी स्टाफ जनाब से मुनीर, ग्रीन पाकिस्तान, SIFC, उसके बाद उसमें आपके सामने अभी IT पार्क कराची में विजिट हुआ है, बिजनेस कम्युनिटी से बात हुई, बिजनेस कम्युनिटी मैं कराची में, दे आर सो कंफर्टेबल। 83,000 पॉइंट को हिट करना स्टॉक एक्सचेंज का, जी बिल्कुल, हाईएस्ट है। तो ये चीजें देखते हुए आई थिंक आपको चाहिए कि आप स्ट्रेंथन करें ये मुल्क के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर
इंडिया के नैरेटिव यही है कि उसका नैरेटिव यही कि आप देख लें ना, आप मुझे बताइए कि इराक का हाल देख लें, फौज कमजोर, लिबिया का हाल देख लें, सीरिया में देख लें, यमन में देख लें, अफगानिस्तान में देख लें, पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, लेबनान में क्या हो रहा है। क्यों इजराइल की जरूरत नहीं पाकिस्तान की तरफ देखे? मुसल्ला फौज स्ट्रॉन्ग, मोस्ट न्यूक्लियर, मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया में नंबर 1, तमाम एरिया दुश्मन के हमारे रेंज के अंदर है। दैट इज द रीजन। तो प्लीज मेरी आप तवसत पाकिस्तानी अवाम से रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टैंड बिहाइंड आर्म फोर्सेस। अज़्म इस्तेकाम इज नथिंग। कैपेसिटी बढ़ानी है, पूरी कौम के एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर इकट्ठे होंगे, हमने मिल के दहशतगर्दी खत्म करनी। दहशतगर्दी तो आप मारते रहेंगे जी, बिल्कुल ऐसे ही है। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पूरी कौम खड़ी हो। जी ब्रिगेड साहब, आपकी इजाज़त से मैं हसन की तरफ बढ़ूंगा। हसन, ये बताइएगा कि जो गंडापुर साहब की तरफ से बयानात आ रहे हैं और जिस तरह वो जलगार कर रहे हैं, दूसरी मरतबा एक दफ़ा तो वो बीच में छोड़ के चले गए थे, आप समझते हैं कि ये मुल्क, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मुज़ाकरात करने हैं तो वो तो आप पीटीआई बानी पीटीआई से बात करें, आप ये समझते हैं कि इस वक्त ये तो मुल्क की दुश्मनी के हवाले मुतरादिफ बातें हो गई हैं सारी? देखिए, इसमें आप अली बिन गंडापुर के ऊपर जो है वो कम इल्जाम आयद करें, क्योंकि बुनियादी बात ये है कि ये तो डिसीजंस जो हैं वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हैं। अली बिन गंडापुर तो जब भी उनको इंगेज किया जाता है वो इंगेज होना चाहते हैं, लेकिन वो मजबूर हैं। उनकी मजबूरियां आप समझें कि उनकी जो पार्टी के लीडर हैं वो उनको जब अडियाला जेल वो गए तो उनसे उन्होंने जो है वो तंजिया गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि आप आसानी पहुंच गए हो, रास्तों में कोई रुकावट तो नहीं थी, रोड ब्लॉक्स तो नहीं थे। जब वो गए इस्लाम दुआ से पहले ही इमरान खान साहब ने इस तरीके से तंजिया गुफ्तगू जब उनसे स्टार्ट की तो आपको मालूम है कि अली बिन गंडापुर के लिए एक ऑकवर्ड सिचुएशन बनी। अभी भी अली बिन गंडापुर मेरा नहीं ख्याल के इस्लामाबाद की तरफ आज आएंगे। उनका जो मेरे सोर्स बता रहे हैं कि उन्होंने वाकई ये अटक के अतराफ में आसपास की जगह उन्होंने रात जो है वो क्याम करना है और रात क्याम करके वो सुबह वापस लौट जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि एससीओ की वजह से 5 से 17 अक्टूबर तक अब वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में फौज को तलब कर लिया जी, 245 के तहत। तो ठीक है, 245 के तहत जी। तो ये 245 के तहत जो है वो जब आपने फौज को बुला लिया है तो अब तो सिक्योरिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी ये तो पाक फौज की है। तो क्या अली बिन गंडापुर पाक फौज से लड़ने के लिए आएंगे इस्लामाबाद की तरफ? तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी कोई जो है वो अहमकाना को हरकत करेंगे, और अगर करेंगे तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस भी उनको फेस करना चाहिए। और इस वक्त हसन जिस तरह ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे, इस वक्त जब आपके फॉरेन डेलीगेशंस की आमद है, उसके अलावा एससीओ कॉन्फ्रेंस है और मुल्क की सूरत हाल, इमेज बिल्डिंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये मामला जो है तो मुल्क दुश्मनी की तरफ नहीं जाते? नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि अगर तो कोई ऐसा वर्कर पीटीआई का जो कि किसी ओहदे पर नहीं बैठा हुआ, जिसके पास कोई गवर्नमेंट पोजीशन नहीं है, अब वो तो ऐसी हरकत करे तो आप समझ सकते हैं कि चले ठीक है जी, वो पॉलिटिकल वर्कर है और वो तैश में आ गया, वो जो है वो जज्बात में आ गया और उसका अपने ऊपर काबू नहीं रहा। लेकिन अली बिन गंडापुर ये जो वुज़रा हैं, जो सूबाई वुज़रा हैं, वो तो अगर फिर इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर तो वो गवर्नर रूल लगाने के हवाले से जवाब फराहम करेंगे ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि अली बिन गंडापुर अगर आएंगे यहाँ पर तो फिर वो वज़ीर के तौर के ऊपर वो आएंगे, फिर वो वजारत आला उनकी कायम नहीं रहेगी, वो नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास कुछ तो इख्तियारात है ना जी। और फेडरल गवर्नमेंट फिर अपनी तमाम की तमाम जब वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, मरकज के ऊपर एक सूबे का वज़ीर आला अमली तौर पर हमला आवर हो जाए तो फिर वफाकी हुकूमत को भी जो उसके पास ऑप्शंस हैं उनको इस्तेमाल से डायरेक्ट तो नहीं करना। खबर वैसे ये गर्म है, खबर ये वैसे चल रही है कि शायद कोई ऐसा बटन, जिसका फैसल करीम कुंडी भी इशारा देते थे, एक बटन है उसको दबा दिया जाएगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी, वो ऑलरेडी इंगेज्ड हैं और अली बिन गंडापुर ने खुद अप्रोच किया है और अप्रोच करके कहा है कि मैं रात जो है वो ओपन एयर जो है वो गुजारना चाहूंगा पंजाब के अंदर, मैं इस्लामाबाद की तरफ नहीं आऊंगा और फिर वो वहां से उन्होंने वापस चले जाना है सुबह अच्छे बच्चों की तरह। वैसे भी उनको पेशावर बड़ा पसंद है, वो अपनी जो इशा के बाद की जो जितना भी वक्त है ना, वो आपको पता है कि वो पेशावर में ही वो गुजारना पसंद करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में गुजारना पसंद करते हैं। उसकी वजूहात है ना, सुबह के दिन की उसकी वजूहात आपको भी पता है, आपको भी पता है, आपको मालूम है जी जी। वो शहद के बड़े शौकीन है, वो शहद उनका जो है वो तो एक पब्लिक नॉलेज है, तो वो शहद का इस्तेमाल आपको पता है वो अरसे दराज से करते हुए आ रहे हैं, तो वो हर रोज करते हैं, बिलाना करते हैं, तो आज भी शहद का इस्तेमाल तो उन्होंने करना है जी। ठीक हो गया। मैं ब्रिगेड साहब आपकी तरफ आऊंगा। अगर ये खबर है जिस तरह हसन बता रहे हैं तो फिर तो मेरे ख्याल से कि, लेकिन जो इस वक्त इस्लामाबाद के मनाजिर हैं, जो आज सारा दिन हम देखते रहे गुज़िश्ता रात से, तो जो तकलीफ है लोगों को, मरीजों को,
स्टूडेंट्स की जो तातील हो रही है, उनका नुकसान हो रहा है, आप समझते हैं कि इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा? और तमाम इदारों की तरफ मैं बात करूंगा कि कोई ना कोई एक ऐसा हल कंसेंसस पे बिठाया जाए इनको, और इसके ऊपर एक कानून साजी दोबारा की जाए। एक तो भी कानून साजी हुई थी कि बगैर परमिशन के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इसके ऊपर इसके इन्फोर्समेंट के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कुछ अमल दरामद के लिए कोई नई कानून साजी भी की जाए। देखिए, कानून बहुत ज्यादा हैं, अच्छे, इफेक्टिव हैं। द ओनली थिंग वी नीड टू इम्प्लीमेंट दैट, और इम्प्लीमेंट करें बिल्कुल कानून के और आइन के अंदर रहते हुए, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। नंबर 2 है कि देखें, अमीन गंडापुर को सीएम लगाना ही इजाजत दी थी। नॉन सीरियस बंदा, बॉडी लैंग्वेज देख लें। आप ये बताएं कि 6 महीने में उनकी क्या प्रोग्रेस है एनडब्ल्यूएफ के केपीके के अंदर। ही हैज टू डिलीवर टू द पीपल ऑफ केपीके जिन्होंने आपको सिलेक्ट किया है। आप काइंडली आप मुझे बता दें कि इन्होंने कौन से काम किया। यूब हसन जो भी यहाँ पर हैं, कोई एक काम क्या जिन्हें क्या की? ये रोजाना सड़कों पर आ रहे हैं। ये सीएम का काम तो नहीं है। आपका केपीके का जो प्रेसिडेंट है सर, एक काम है ना, क्लाशनकोव के बट से ट्रेलर्स के शीशे तोड़ना। सो देखे ना, ये मैं ये बात करता हूं, आप इसलिए आप करें, आप डिलीवर करें आवाम को। यू आर नॉट देयर टू बी अपॉइंटेड कि आपने स्ट्राइकिंग करनी है, सड़कों में करनी है, नारे लगाने हैं, बुरा भला कहना है। दिस इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर। ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी का जो सदर है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको आवाम ने सूबे के काम करने के लिए सिलेक्ट किया है, और आप वो करके दिखाएं, डिलीवर करें कि आपने ये बिजली किया, ये लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी को कैसे किया। कोई परवाह नहीं है। वहाँ पे लेवीज वाले स्ट्राइक कर रहे हैं, सिविलियन बने हुए हैं, जो कुछ हो रहा है। अगर हम अज़्म इस्तेकाम की बात करते हैं, आप उसकी मुखालफत करते हैं। उसके बाद आपने एजुकेशन में क्या किया, आपने अवाम के लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी की है, IT में क्या किया, कुछ आप बताएं ना क्या किया। सर, कुछ अगवानी भी इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से बयान आया, कुछ अगवानी भी पकड़े गए हैं जो 63 के करीब हैं, और पहले भी ऐसे वाकयात होते रहे कि ऐसे धरनों में और ऐसे एहतजाज के अंदर वो लेकर आते थे। आप समझते हैं कि ये भी एक बड़ा संगीन किस्म का इल्जाम नहीं है इनके ऊपर? देखें, अगर है तो इट इज वेरी सीरियस। यू कैन नॉट फिट। अफगानीज आर थैंकलेस, दे आर नॉट पाकिस्तान फ्रेंड। आपने जो कुछ उनके लिए हमने कर दिया, अगर कोई और होता मुल्क या नेबर, तो वो पाकिस्तान को सारी जिंदगी के लिए याद करता है कि व्हाट स्पेशली इस वक्त जब हम अपने एक ऑपरेशन के अंदर मौजूद हैं और अफगानिस्तान की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, बल्कि दहशतगर्दी हो रही है। हसन, मैं लास्ट कमेंट्स आपसे लेना चाहूंगा। ब्रिगेड साहब ने अपनी बात की, ये जो अफगानियों की शमूलियत की बात हमने देखी और पकड़े गए कुछ लोग, इसको कैसे देखते हैं आप? ये आज की बात नहीं है जी, बड़े अरसे से है। ये तो जमान पाक के अंदर भी मौजूद थे, 2014 के धरने में भी देखा हमने। वो भी 2014 के बाद जी, 2014 के बाद जी आए हैं। और ये इन्होंने अपने, जब ये गवर्नमेंट की थी उस टाइम से इन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया हुआ है, और 9 मई के दौरान भी इन्हीं अफगानियों को उन्होंने इस्तेमाल किया है। और ये जो जलाओ घिराव किया है, जब 25 मई वाले दिन भी इन लोगों को इस्तेमाल किया गया था, जब इस्लामाबाद के ब्लू एरिया की ग्रीन बेल्ट के ऊपर आग लगाई गई थी, वो आग लगाई गई थी। और अफसोस की बात यह है कि उस मामले के ऊपर कंटेम्प्ट की एक एप्लीकेशन आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि पहली बात तो ये की थी कि हो सकता है कि इमरान खान साहब तक हमारा ऑर्डर जो हमारा हुक्म ना पहुंचा। तो कहा गया था मैसेज पहुंचा दें जी, और फिर वो मैसेज जो है वो हो गया, और फिर वो मैसेज भी उनको नहीं पहुंचा। फिर उन्होंने जो है वो जो जलाओ घिराव हुआ था, तो उन्होंने कहा जी कि वो आंसू गैस की शिद्दत को कम करने के लिए शायद उन्होंने जो है वो आग जलाई थी। तो हमारी अदलिया की जानिब से भी कुछ ज्यादा ही सहूलतकारी फ्राहम की गई है इस पॉलिटिकल पार्टी को, जिसकी वजह से आज वो कानून को अपने हाथ में लेते हुए दरेग नहीं कर रही। ठीक हो गया सर, इसी की यही वजूहत है जिस वजह से 9 मई भी वो कर गुजरे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ हसन अय्यूब साहब मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हमारी जमातें हैं, हमारे ओहदे हैं, हमारी वजारत उज़्मा हैं, वजारतें हैं, सब कुछ है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें अपना हक जो होता है, ख़ास तौर पर क्लेम इस बात का कि जी हम रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को या वोट बैंक हमारा, तो वो कोई हैसियत नहीं रखता। तो सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें और कुछ संजीदगी का मुजाहरा करें, इस मुल्क के लिए सोचें। अपनी जमात और अपनी ज़ात से बढ़कर हमें सोचना होगा। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।